जय दोस्तों, नमस्कार, आभार, अभिनंदन। ये एफएम डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज और आप सबका स्वागत है। और आज एक विशेष दिन है और जैसा कि आपको मालूम है आज 19 नवंबर है और आज के दिन हमारे देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री प्रियदर्शिनी श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था 1917 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के परिवार में, यानी कि आज उनकी 108वीं जन्मतिथि है। तो सबसे पहले तो हम मिसेस गांधी को, श्रीमती इंदिरा गांधी को शत नमन करते हैं और उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। मिसेस गांधी की बात आपको मालूम है, इनके परिवार में सबसे पहले इनके पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि सबसे पहले प्रधानमंत्री बने, उसके बाद वो खुद श्रीमती गांधी 2 मरतबा प्रधानमंत्री बनी और तीसरी बार उनके पुत्र जो राजीव गांधी थे वो भी उनके निधन के बाद प्रधानमंत्री बने। बहुत बड़ा योगदान है कहीं न कहीं गांधी या नेहरू परिवार को लेकर। अगर आज से जो 76-77 साल जो हमारे देश को आजाद हुए हैं, तो आजादी से पूर्व भी और आजादी के बाद भी नेहरू परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। पोखरण में पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया, विदेशी संबंध, कई देशों की यात्रा की, अफ्रीका एशिया के साथ संबंध उन्होंने सुधारे और 1971 का जो बांग्लादेश को आजाद कराया वो युद्ध तो आपको मालूम है, और उसके बाद ही उन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना गया। तो ये एफएम डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज और आज के हमारे मेहमान हैं एडवोकेट कृष्णराज सिंह जी चौहान, जो कि कांग्रेस पार्टी के संगठन महामंत्री हैं और पेशे से एक वकील हैं यहाँ पे डूंगरपुर में और एक विचारक है। तो चौहान साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम डूंगरपुर में। सर, प्रथम मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं को कैसे परिचित कराएंगे श्रीमती इंदिरा गांधी जी। मैं पहले तो सबसे पहले उस शख्सियत को नमन करता हूँ जिनकी वजह से आज पूरा देश गौरव महसूस करता है और हमेशा करता रहेगा। ऐसे हमारे महान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को मैं आज के दिन पर उनको याद करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। और एफएम डूंगरपुर को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को मैंने जितना पढ़ा है, जितना समझा है, उनके बारे में मुझे कुछ बताने का आज मौका मिलेगा। जी, इंदिरा गांधी जी का जो जीवन रहा है वो आप देखिए कि मतलब ये माना जाता है कि इंदिरा गांधी जी जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल जी नेहरू जैसे एक बड़े परिवार के अंदर उनका जन्म हुआ, लेकिन अगर आप उनके चाइल्डहुड को देखें तो कहीं ना कहीं उनका जीवन एक बचपन में जो पारिवारिक जो वातावरण एक बच्चे को मिलना चाहिए वैसा उनको नहीं मिल पाया था, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद एक राष्ट्र की जो क्रांति चल रही थी उसके अंदर बहुत व्यस्त रहते थे, बाहर रहते थे। और उनकी माता कमला नेहरू जो थी वो बहुत ही मतलब 1917 में इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ और 1925 में जो है कमला नेहरू जी टीबी की बीमारी से ग्रस्त हो गई थी। यानी केवल 8 साल की उम्र इंदिरा गांधी जी की थी, उनके और कोई भाई बहन भी नहीं था। उस कम उम्र के अंदर जो है वो अपनी माता की इस बीमारी जो जूझने लगी उनके साथ में उन्होंने उनकी सेवा में लगी रही और उसके बाद में आगे जाकर के वो केवल इंदिरा गांधी जी 18 या 19 साल की रही होंगी तब उनकी माता की डेथ हो गई। तो इस तरह से उनका बचपन जो था वो भी काफी संघर्ष की स्थिति में गुजरा था। और आगे जाकर के आपने जैसा देखा ही है कि इंदिरा गांधी जी का राजनीति में प्रवेश होने के बाद में और उससे पहले भी भारत के आजादी आंदोलन में भी उन्होंने अपने स्तर पर जो सहयोग हो सकता था वो उन्होंने अपने युवावस्था में भी किया। आगे जाकर के राजनीति में प्रवेश करने के बाद में भी उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले लिए। इस वजह से जो उनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत की राजनीति में देख लें या स्वतंत्रता आंदोलन में देख लें, इंदिरा गांधी जी का जो योगदान है उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती और हमेशा उनको याद किया जाता रहेगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि उनकी मातोश्री श्रीमती कमला नेहरू बीमार रही और 7-8 साल का मतलब कहीं न कहीं एक बेटी की भूमिका भी उन्होंने निभाई पंडित नेहरू के लिए और एक मुखिया और एक माता की भूमिका भी कहीं न कहीं उन्होंने निभाई। तो अब थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को, आप कहाँ उनका जन्म हुआ उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। जी, इंदिरा गांधी जी के पिता जैसा कि आपने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उनकी माता कमला नेहरू थी और उनका जन्म जो हुआ वो इलाहाबाद का जो आनंद भवन के नाम से जो जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू का निवास, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। वहीं पर उनका जो है वो बचपन बीता और कहीं न कहीं ये पारिवारिक जैसी परिस्थिति मैंने आपको बताई, इसलिए उनकी फॉर्मल एजुकेशन बहुत ज्यादा बाहर नहीं हो सकी थी और घर पर रहकर कि उनको काफी शिक्षा प्राप्त करनी पड़ी थी। आगे जाकर के उन्होंने जो रविंद्रनाथ टैगोर का जो शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय था वहां पर उन्होंने प्रवेश लिया और रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्होंने उनको जो प्रियदर्शिनी के नाम से भी उनको संबोधित किया था, इसलिए जो इंदिरा गांधी जी को प्रियदर्शिनी के नाम से भी जाना जाता है। आगे जाकर के उन्होंने 1936 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी उन्होंने पहला प्रयास किया था, लेकिन वहां पर सफल नहीं हो पाई थी। फिर कुछ समय वहां पर रहने के बाद में और वहां की एजुकेशन लेने के साथ में और अपनी माता की भी इस दौरान सेवा करते हुए
स्विट्जरलैंड भी गई, वहाँ पर भी अपनी माता के इलाज में रही और उसके बाद में 1936 में उनकी माता का निधन हुआ। उसके बाद में फिर उन्होंने वहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए फिर से प्रयास किया और आगे उनकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई भी हुई और फिर 1942 तक वो 41 तक वहाँ पर रही और फिर वो भारत में आई। ये उनका एजुकेशन का। जी, जैसे कि आपने बताया कि श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में काफ़ी कुछ आपने पढ़ा है, तो बचपन में और एज ए स्टूडेंट वो कैसी रही? पढ़ने में मेधावी थी या ठीक ठाक थी, एवरेज की? उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, पढ़ने में वो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनकी पारिवारिक परिस्थितियां जिस तरह की रही जी, और जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उनके पिता थे, लेकिन उनका भी बहुत ज़्यादा सानिध्य उनको इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू काफ़ी समय बाहर रहते थे और अक्सर उनकी चिट्ठियों से जो है वो उनके बाप पिता पुत्री के बीच में जो है चिट्ठियों से ही बातचीत होती रहती थी। उनकी माता खुद लंबे समय तक बीमारी से ग्रसित रही थी, तो इसकी वजह से जो है वो इनकी ज़्यादातर एजुकेशन तो घर पर ही हो पाई थी, इसलिए वो पढ़ने में जो है वो सामान्य रही थी। लेकिन उसके बावजूद वो जो है ऐसी परिस्थितियां मिलने के बाद में भी वो ऑक्सफोर्ड में जाकर के उन्होंने वहाँ पर भी प्रवेश किया और यहाँ पर भी उन्होंने शांति निकेतन में अपना एजुकेशन लिया था। अच्छा, आप जानते हैं, काफ़ी लोग इस चीज़ को जानते हैं कि इनका जो परिवार था श्रीमती गांधी का काफ़ी धनाढ़ परिवार था। इनके जो दादाजी थे वो पंडित मोतीलाल नेहरू अपने ज़माने के बहुत बड़े वकील रह चुके थे। थोड़ा सा बैकग्राउंड इनके बारे में बताएंगे कि कहाँ पे इनका जन्म हुआ? इनका परिवार शायद कश्मीर के कौल ब्राह्मण थे, ये उसके बारे में थोड़ी जानते। जी, उनके जैसा कि आपने बताया कश्मीरी ब्राह्मण थे, कश्मीरी पंडित थे मोतीलाल नेहरू, और वहाँ से आकर के जो है वो इलाहाबाद में आकर के बसे थे और इलाहाबाद में जो है आनंद भवन है वहीं पर उनका जन्म हुआ था और आगे जाकर के उन्होंने यहीं पर रह करके शिक्षा भी प्राप्त की थी और उनके पिता का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव था और आगे चल करके महात्मा गांधी के जीवन से भी उन्होंने प्रेरणा लेकर के महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू इनका जो है इनके जीवन पर काफ़ी प्रभाव था और इसकी वजह से ही जो वो आगे जाकर के राजनीतिक आंदोलन में भी और आगे जाकर के स्वतंत्रता के पश्चात जो उन्होंने भारत की राजनीति में प्रवेश लिया तब भी उन्होंने जो है वो राष्ट्र के लिए अपना जितना योगदान दे सकते थे वो दिया। जी, इनके परिवार में मिसेस गांधी के बारे में तो आगे बात करेंगे, इनकी उपलब्धियां और जब राजनीतिक जीवन तमाम चीज़ों, लेकिन और कौन से लोगों को आप याद करना चाहेंगे? जैसे मोतीलाल जी नेहरू, फिर उनकी बुआ थी शायद विजयलक्ष्मी पंडित, आई थिंक शी वाज द फर्स्ट जिन्होंने की यूएनओ को रिप्रेजेंट किया भारत की तरफ। और कौन से लोगों को याद करना चाहेंगे आज इस मौके पर? इंदिरा गांधी जी का जो जीवन रहा है वो जीवन के अंदर सबसे बड़ा प्रभाव जो रहा है वो महात्मा गांधी जी का उनके ऊपर विशेष प्रभाव था। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि महात्मा गांधी जी जो 1942 में जो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई तो वहाँ पर इंदिरा गांधी जी 1941 में जो है वो इंग्लैंड से वापस आई थी और 1941 में ही उनका जो है विवाह हुआ फिरोज गांधी जी के साथ में और उसके बाद में फिरोज गांधी जी और दोनों ने मिल करके जो है वो स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया, असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा लिया। और बहुत कम लोग जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो अपने जीवन के करीब 11 वर्ष जो है जेल में बिताए, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने भी अपने जीवन के 243 दिन जो है वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर 243 दिन उन्होंने भी जेल में बिताए। तो ये कहीं ना कहीं महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का इनके जीवन के ऊपर विशेष प्रभाव रहा और साथ ही फिरोज गांधी और इन दोनों ने इंदिरा गांधी ने भी मिलकर के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। जी, मतलब हम कह सकते हैं कि वो देश की आज़ादी की पहले की बात हो या देश की आज़ादी के बाद की बात हो। बहुत सा एक उदाहरण मैं आपको बीच में आपको काटते हुए बता रहा हूँ कि इंदिरा गांधी जी जब छोटी थी तब जैसा कि सामान्यतः बच्चियों में गुड़िया डॉल जो होती है उनके प्रति बहुत ज्यादा लगाव होता है और इंदिरा गांधी जी को भी जो है वो गुड़ियाओं से बहुत ज्यादा प्यार था जी। और उनके पास में कई गुड़िया यहाँ से भी और विदेशों से भी आती रहती थी। इनकी एक मित्र थी जो पेरिस में उनकी फैमिली रहती थी, तो पेरिस से उनकी फैमिली ने उनके मित्र ने उनके लिए कुछ कपड़े और विदेश से जो है वो डॉल भेजी थी। तो वो बचपन में ही ये उनके पिता का स्वतंत्रता संग्राम उन्होंने देखा था क्योंकि लगातार उनके आनंद भवन में जो है वो कई बड़े नेताओं का राजनीतिक जो आंदोलन के अंदर शरीक हुए थे वो नेताओं का आना जाना रहता था। कई बार उनके पिता गिरफ्तार भी हुए, जेल भी गए। तो ये देखते हुए उनके खुद के अंदर जो है वो राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई थी। तो जब उनके उस मित्र ने जो है वो डॉल और जब कुछ ड्रेसें जो बाहर से विदेश से आकर के इन्होंने दी थी तो उन्होंने प्यार के साथ में उनको वापस लौटाते हुए इनकार किया था कि ये हमारा देश जो है वो स्वदेशी आंदोलन भी उस समय चल रहा था। तो मैं जो है वो स्वदेशी आंदोलन हमारे देश में चल रहा है, मैं विदेश की वस्तुओं का बचपन में उन्होंने ये कहा था कि मैं विदेश की वस्तुओं का। तो ये एक मतलब कहने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन आप उस छोटी बालिका के मन में एक राष्ट्र के प्रति, अपने स्वदेश के प्रति कितनी बड़ी भावना थी, ये इस उदाहरण से जाहिर होता है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं क्योंकि उनके परिवार का नाम नेहरू था और उनके जो पति थे वो भी एक पारसी परिवार से थे, लेकिन फिर उनका नाम गांधी कैसे हुआ, इसके बारे में बताइए।
उनके जो पति थे जी। जो फिरोज गांधी, जो गुजरात से ताल्लुक रखते थे और पारसी परिवार जी से। पारसी परिवार से थे और गुजरात से थे। और उनको जो है वो महात्मा गांधी जी ने उनको नाम दिया था। नाम दिया था, गांधी सरनेम दिया था। तो इसकी वजह से जो वो फिरोज जो थे वो फिरोज गांधी हुए। और फिरोज गांधी से शादी करने के बाद जो इंदिरा जी का सरनेम इंदिरा जी। ऐसी कोई घटनाएं आप बताना चाहेंगे देश की आज़ादी के पहले की स्वतंत्रता संग्राम में कितना भाग लिया, ऐसी कोई घटना जो आपको प्रभावित किया हो? क्या देश की आज़ादी के बाद 2-4 घटनाएं बताइए श्रीमती इंदिरा गांधी की श्रोताओं को, जिससे कि लोग प्रभावित रहे। जी, स्वतंत्रता आंदोलन का तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक बचपन से जो है उन्होंने अपने घर के अंदर वो वातावरण देखा था। तो चाहे ये आप स्वदेशी आंदोलन को लेकर के मैंने जो आपका उदाहरण दिखा वो भी एक बहुत बड़ा प्रभावित करने वाला और हम सबको जो है राष्ट्रवाद और स्वदेशी आंदोलन के लिए और स्वदेशी चीजों के प्रति जो है प्रोत्साहित करने वाली घटना है ही है। इसके अलावा अपने जीवन में इतनी संघर्ष में स्थिति के बाद में जो है वो 1942 से लेकर के देश की आजादी तक लगातार वो महात्मा गांधी जी के साथ में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ में देश के आंदोलन में वो उन्होंने अपना जितना योगदान दे सकते थे उनका योगदान दिया। और सबसे बड़ा देश की आजादी के बाद में जैसा कि आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी जी, वैसे उनको आयरन लेडी कहा जाता है, लेकिन अगर आप उनका शुरुआती अगर जो जीवन देखेंगे या वो मतलब बहुत ही कम बोला करती थी। अच्छा। उनका अगर आप पुराने इंटरव्यू इनके आप देखेंगे या पुराने भाषण भी आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी जी खुद अपने आप में निर्णय लेने में तो बहुत बोल्ड थी, लेकिन उनकी जो भाषा शैली है या उनकी जो बोलने की जो आप स्टाइल देखेंगे वो काफी सौम्य है और कभी मतलब आवेश में बोलना, जोर से बोलना ऐसा उनके स्वभाव में कभी नहीं रहा। तो इतना जो है वो बोल्ड होने के बावजूद भी कितने विनम्र और सौम्य उनका स्वभाव था, वो हमेशा मुझे और हम सभी को प्रभावित करता है। और उनके कम बोलने की वजह से ही जो है वो राम मनोहर लोहिया जो उस समय के समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे और संसद में भी जो है वो इंदिरा गांधी जी जब शुरुआत में जब राजनीति में आई तब बहुत कम बोला करती थी, तो उनको गूंगी गुड़िया कहा था उन्होंने। अच्छा। और यही गूंगी गुड़िया आगे जाकर के आयरन लेडी के रूप में परिवर्तित होती है। तो ये एक मतलब हर इंसान को एक प्रेरणा भी देती है इंदिरा गांधी जी का जीवन के किस तरह से जिस महिला को संसद के अंदर गूंगी गुड़िया कहकर के कई बार उनको ये कहा गया, गूंगी गुड़िया जैसा शब्द कहकर के जो किसी को भी जो है डिमोरलाइज कर सकता है, लेकिन वहां से वो उठ करके और धीरे धीरे अपने आप को वहां तक ले गई कि आज पूरी दुनिया उनको आयरन लेडी के नाम से जानती। तो ये एक उनके जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट था जिन्होंने अपने आप को काफी इंक्रीज किया। आगे जाकर के चाहे भारत पाकिस्तान से युद्ध हो, बांग्लादेश को अलग करना हो, देश के अंदर हरित क्रांति लाए, वित्तीय सुधार लाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, ऐसे कई फैसले जो इंदिरा गांधी जी ने और खुद पार्टी के अंदर भी कई तरह के संघर्षों की स्थिति उनके जीवन में रही। पार्टी उनके जीवन काल के अंदर ही कांग्रेस पार्टी का विभाजन भी हुआ, उनको जो है वो प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए पार्टी के अंदर ही कई तरह के प्रयास भी हुए। उन सब के बावजूद भी उन्होंने जो है अपने आप को स्थिर रखते हुए और मजबूत निर्णय लेते हुए न केवल खुद को स्थापित रखा बल्कि देश को आगे। जो दोस्तों FM डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज और आज 19 नवंबर है, श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती है और इस मौके पर हमने आमंत्रित किया है डूंगरपुर के कांग्रेस के संगठन महामंत्री एडवोकेट कृष्णदास सिंह जी। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। एज ए लेडी आप उनको किस तरह से आंकते हैं, मतलब क्या कुछ चीजें आपने देखी कि एक लेडी हो के वहाँ पे बैठना, आई थिंक पहली और अभी तक की आखिरी वो महिला प्रधानमंत्री। जी देखिए, इंदिरा गांधी जी जब राजनीति में प्रवेश किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन होता है, उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं और जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं उसके बाद में इंदिरा गांधी जी को राज्यसभा सांसद के तौर पर नॉमिनेट किया जाता है और उनको सूचना और प्रसारण मंत्रालय का जिम्मा भी दिया जाता है। वहां से उनकी जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो उनकी राजनीति की शुरुआत हुई। और आगे चल करके आप देखेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री जी का भी अनफॉर्चुनेटली निधन हो जाता है और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के अंदर ही किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, ये एक तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर एक द्वंद की स्थिति थी। और तब कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता जो थे, उस समय के जो सीनियर लीडर जो रहे थे, उनके अंदर भी जो है वो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद के उस समय के बहुत बड़े माने जाते थे कि ये दावेदार थे। लेकिन जो अन्य नेता जो थे, चाहे वो के कामराज देख लें या नीज येदियुरप्पा जो उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष थे वो देख लें, नीलम संजीव रेड्डी देख लें, ऐसे जो वरिष्ठ नेता थे वो ये नहीं चाहते थे कि ये जो है वो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। तो उस समय जो है वो इंदिरा गांधी जी को उन्होंने प्रमोट किया और उस समय इंदिरा गांधी जी को मंत्री बनाया। अब आगे जाकर के ये होता है कि इंदिरा गांधी जी खुद जो है वो इस तरह से देश को चलाने लगी और इतनी लोकप्रिय हुई कि वो जो लोग जो जिनको कि सिंडिकेट कहा जाता है, वो जो वरिष्ठ नेता थे वो सभी मिलकर के मोरारजी देसाई और सभी फिर एक होते हैं और फिर ये होता है कि इंदिरा गांधी
गांधी जी को किस तरह से हटाया हटाया जाए। तो वहां जाकर के जो वो 1969 में फिर ये होता है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के जो विवाद हुआ, वहां से फिर इंदिरा गांधी जी को कांग्रेस से भी निकाल दिया गया था और कांग्रेस पार्टी को फिर उन्होंने अपना ही कांग्रेस देते हुए और ये किया और फिर जो है वो कांग्रेस पार्टी ने फिर 1971 में अपने खुद के दम पर चुनाव लड़ते हुए भारी बहुमत के साथ में जो सिंडिकेट के नेता थे उनकी जो कांग्रेस ओ थी उसको जो है केवल 15 सीटों पर संतोष करना पड़ा था और इंदिरा गांधी जी की जो बहुमत के साथ में 353 सीटों के साथ में भारी बहुमत के साथ में उनकार बनाई। तो ये जो है वो इंदिरा गांधी जी का राजनीतिक ये कह सकते हैं कि उनकी परिपक्वता थी या उनके लोगों के बीच में इनका इतना आकर्षण था, इतनी लोकप्रियता थी जिसकी वजह से जो वो इस मुकाम पर। बिल्कुल आपने सही कहा। श्रीमती गांधी को अगर हम याद करें तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आर्थिक सुधार, हरित क्रांति की बात करें या बैंकों का नेशनलाइजेशन बात करें, परमाणु विस्फोट पोखरण में जो किया सबसे पहले उन्होंने विदेशों के साथ। लेकिन एक अध्याय ऐसा है 1971 का जो बांग्लादेश को आजाद कराया पाकिस्तान का युद्ध, अगर उसको हम याद नहीं करते तो कहीं न कहीं श्रीमती इंदिरा गांधी का जो हम बातचीत करें वो उसके बारे में थोड़ा डिटेल से अगर आपने पढ़ा होती इस युद्ध के बारे में, क्योंकि आज की बात राजनीतिक अलग होती है, बाकी उस समय जब युद्ध हुआ उस समय अटल बिहारी वाजपेयी भी लोकसभा में थे और अटल जी ने खुद ने कहा कि ये एक दुर्गा स्वरूप है और बहुत ही उनकी प्रशंसा की थी श्रीमती गांधी ने। हालांकि वो चीजें आजकल नहीं देखी जाती है। तो 1971 में जो युद्ध हुआ था और किस तरह से उन्होंने उसको संपादित किया उसके बारे में जी। इंदिरा जी आप जानते ही हैं कि भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ उस समय भी देश की स्थितियां ठीक नहीं थी। उस समय हमारे महात्मा गांधी जी देख लें, कई हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे वो सभी उस परिस्थिति से जूझ रहे थे और कहीं न कहीं जो शरणार्थी आ रहे थे उनकी सेवा में लगे हुए थे। तो इंदिरा गांधी जी ने भी उस समय शरणार्थी के कैंप में जाकर के इतनी सेवा उनसे हो सकती थी वो उन्होंने सेवा की थी। और वही जो पाकिस्तान के साथ में शुरू से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं थे और वो लगातार रिश्ते जो है वो खराब होते ही जा रहे थे। 1971 में भी वो स्थिति आ गई जब भारत पाकिस्तान के युद्ध की स्थिति बनी और अमेरिका जैसा कि उस समय भी शक्तिशाली देश माना जाता था, वो अमेरिका भी उस समय जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर और उस समय के जो राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन, वो भी कहीं न कहीं पाकिस्तान के प्रति उनका बहुत ज्यादा गहरा झुकाव था और साफ तौर पर झुकाव था, अप्रत्यक्ष तौर पर भी नहीं था। क्योंकि जब इंदिरा गांधी जी व्हाइट हाउस अमेरिका गई थी तब रिचर्ड निक्सन ने स्पष्ट तौर पर इंदिरा गांधी जी को ये कहा था कि आप पाकिस्तान के मामले में दखलंदाजी नहीं दे। तो इंदिरा गांधी जी की बोल्डनेस आप देखिए, उस व्हाइट हाउस के अंदर ही अमेरिका के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति को उन्होंने ये कहा कि हमारे देश को क्या निर्णय लेना है वो मैं लूंगी, हमारे देश को कैसे चलाना वो मैं चलाऊंगी। और उसके बाद में इंदिरा गांधी जी पीछे नहीं हटी और जो है वो पाकिस्तान के साथ युद्ध भी किया। और जो हमारा जो ईस्ट का जो पाकिस्तान था वहां पर जैसी स्थितियां थी, वहां के कई शरणार्थी भारत में आ रहे थे तो वहां पर जो है वो भारत की फौजों को भेजा और जो है वो पाकिस्तान का भूगोल पूरा बदल करके रख दिया और 93,000 जो है वो पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर भी करना पड़ा और बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग होने का जो इतिहास रचा गया। इसके आगे जो है इंदिरा गांधी जी के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, इतनी बड़ी एक इतिहास की घटना रही। कहते हैं कि सोने का चम्मच जो मुंह में लेके पैदा होते हैं ऐसे उन लोगों के लिए, तो श्रीमती इंदिरा गांधी का बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, बहुत ही धनाढ्य परिवार से थे, नेहरू जी के परिवार से बैकग्राउंड ऑलरेडी उनका पिताजी का और मिल चुका था। लेकिन आप एक राजनीतिक विश्लेषक के हिसाब से एक महिला के लिए कितना कठिन था एक प्रधानमंत्री पद को संभालना और इतने बड़े देश को सही ढंग से चलाना, उसके बारे में क्या कहना है? कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम यहाँ पे नहीं आपसे पूछना चाहेंगे, लेकिन फिर भी एक महिला के लिए आप क्या सोचते हैं, मतलब कितना टफ था उनकी जो राजनीतिक यात्रा रही वो? निश्चित तौर पर इंदिरा गांधी जी जिस समय में थी, आज तो वास्तव में महिलाओं का हालांकि देश के अंदर हमेशा से सम्मान भी रहा है, लेकिन आज जो महिलाओं की जो स्थिति है वो काफी मतलब अब तो आगे आ चुकी है, हर फील्ड में आ चुकी है। लेकिन इंदिरा गांधी जी जिस समय राजनीति में प्रवेश किया उस समय किसी महिला का देश के अंदर प्रधानमंत्री बन जाना यही वास्तव में एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात थी। और केवल इंदिरा गांधी जी उस पद पर पहुंचे ही नहीं, मतलब ये आप कई लोग ये सोचते हैं कि वो उस परिवार से थी, मोतीलाल नेहरू की पोती थी और जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री थी, उसके वजह से इनको आसानी से प्रधानमंत्री का पद मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं है, उस समय का प्रधानमंत्री पद पाना ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के मृत्यु के बाद में उनको प्रधानमंत्री पद मिल गया, वहां तक तो ठीक था। लेकिन प्रधानमंत्री पद पाने के बाद में भी जिस तरह से उन्होंने संघर्ष की स्थिति जो मैंने आपको बताई, पार्टी के अंदर ही उनको जिस तरह से उनको हटाने के निरंतर प्रयास किए गए, पार्टी का विभाजन भी हुआ, उनको कांग्रेस से निकाला भी गया, उनकी जो है वो संसद सदस्यता भी कोई भी अयोग्य घोषित किया गया, ऐसी सारे चैलेंजेस झेलते हुए और पार्टी के अंदर ही नहीं पार्टी के बाहर भी देश की वित्तीय स्थिति उस समय बहुत खराब थी। देश के अंदर खाद्यान्न उस समय इतना नहीं था कि हर व्यक्ति को जो है पूरा भोजन भी मिल सके। ऐसी जो देश के अंदर की स्थितियां इतनी खराब थी, अमेरिका का हमें सपोर्ट नहीं था, पाकिस्तान जो है वो हमारे ऊपर, चीन इस तरफ से हमारे ऊपर, तो ऐसी न तो
देश के अंदर जो है पूरी तरह से माहौल अच्छा था, न देश की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित थी, और न निजी तौर पर इंदिरा गांधी जी को जो सहयोग देने वाले व्यक्ति जो थे, जो मैं पहले भी नाम बता चुका हूँ, वहां पर भी उनके ऊपर कहीं न कहीं पॉलिटिकल हमले किए जाते रहे। उसके बावजूद जो है इंदिरा गांधी जी ने मजबूती के साथ में अपने देश का भी नेतृत्व किया और अपने आप को जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर देश के प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित किया। ये निश्चित तौर पर एक महिला शक्ति का बहुत बड़ा सम्मान की दृष्टि से देखने का विषय है, और ये इंदिरा गांधी जी का जीवन है वो हमारे देश की महिलाओं के लिए, पूरी दुनिया की महिलाओं के लिए एक आदर्श। जी, आपातकाल के बारे में क्या कहना चाहिए, मतलब क्या कारण रहे, उनको क्यों घोषित करना पड़ा? हालांकि देखिए, मैं बताऊंगा आपको कि आपातकाल को जो है वो कई विश्लेषक और कई लोग जो है इसको एक काला अध्याय कहते हैं इंदिरा गांधी जी के जीवन का, या भारतीय राजनीतिक इतिहास का जो है वो काला अध्याय माना जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि जो आपातकाल, कई लोग इसे संविधान की हत्या और इस तरह के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा कि आपातकाल जो है वो उस समय संविधान की जो व्यवस्था थी, अनुच्छेद 352 के अंदर जो राष्ट्रपति शासन लागू करने की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के तहत आपातकाल लगाया गया। और आपातकाल जब लगाया गया, उस समय जो संविधान के अंदर आपातकाल किस स्थिति में लगाया जाता है, उसके 3 बड़े रीजन बताए गए थे। युद्ध हुआ, बाह्य आक्रमण हुआ, या जो है वो आंतरिक देश के अंदर ग्रह मतलब आंतरिक विद्रोह की कोई स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में आपातकाल लगाया जा सकता है। अब उस समय जो परिस्थितियां रही थी, देश में वित्तीय स्थिति बहुत खराब चल रही थी, और कहीं न कहीं विदेशों से भी हमारे ऊपर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमले होते रहे थे। तो इंदिरा गांधी जी जब उन संघर्षों से जूझ रही थी और कहीं न कहीं अपने देश को जो है वो मजबूत बनाने का प्रयास कर रही थी, उस दौर के अंदर कई विपक्षी नेता जो है वो अपना राजनीतिक हित साधने में लगे हुए थे, और जयप्रकाश नारायण जो उस समय के एक बड़े नेता माने जाते थे, जो काफी टाइम तक राजनीति से दूर थे, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति हुई वो वापस एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, और उन्होंने हर जगह पर सभाएं करके ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री का, देश के शासन का, यहाँ तक कि सेना का और पुलिस का भी आप कहना मत मानिए। ये लोगों के बीच में उनके स्पीच हुआ करते थे, तो कहीं न कहीं लोगों के बीच में जो वो विद्रोह की स्थिति पैदा कर दी, और जगह जगह विद्रोह उस समय शुरू भी हो गए। तो उस समय संविधान की व्यवस्था थी कि आंतरिक विद्रोह जैसी अगर स्थिति लगे तो वहां पर जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, और ऐसी स्थिति में जो है इंदिरा जी ने राष्ट्रपति से चर्चा करके और फिर जो है वो आपातकाल लगाया था। और बाद में जब ये आपातकाल लगना हटा, उसके बाद में जब नेक्स्ट नई सरकार जनता दल की बनी, तब जाकर के संविधान में 44वां संशोधन हुआ, और उस अमेंडमेंट में उस आंतरिक जो विद्रोह वाली स्थिति थी, आंतरिक विद्रोह जो शब्द था, उस शब्द को हटाया गया, और उसके बाद उसकी जगह पर दूसरे शब्द को जो है वहाँ पर जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। तो उससे पहले जब इंदिरा गांधी जी ने जब लगाया था, तब वो आंतरिक विद्रोह संविधान की व्यवस्था थी, और उस व्यवस्था के तहत, और जैसा ये जयप्रकाश नारायण विदेश और अन्य जैसे नेता थे और जिन्होंने वास्तव में आंतरिक विद्रोह की स्थिति पैदा कर दी थी, तो उस समय जो है वो देश के लिए आपातकाल ठीक लगा, इसलिए इंदिरा गांधी ने ठीक लगाया। हालांकि कई बार इंदिरा जी ने उसके बाद में ये भी अपने भाषणों में कहा कि आपातकाल मेरी मजबूरी थी, इसलिए मुझे लगाना पड़ा, और अगर देश नहीं चाहता था तो आपको अगले चुनाव के अंदर उस देश ने जो है वो इंदिरा गांधी जी को बुरी तरह से हराया भी था। तो वो आपातकाल एक परिस्थितियां थी, इसकी वजह से उनको लगाना पड़ा, और अगर ठीक नहीं मानते थे तो देश ने जो 1970 के चुनाव में वापस इंदिरा जी चुनाव हारी भी थी, लेकिन फिर से 1980 में जाकर के वहाँ वो सरकार नहीं चली, और देश ने भारी बहुमत के साथ में इंदिरा जी को वापस प्रधानमंत्री। ये 2 खंड रहे श्रीमती गांधी के। पहले तो शास्त्री जी की डेथ होने के बाद वो प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद 1971 का युद्ध जो अध्याय इतिहास है, दूसरी मर्तबा 80s में वापस वो जीते। उसके बाद पंजाब का जो आतंकवाद चला और उसको किस तरह से उनका बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण से उनका निधन भी हुआ, उसी के कारण रहा सबसे बड़ा। इन 2 खंडों में पहला जो खंड 1967-68 में जब बने वो प्रधानमंत्री, और दूसरा जो 1980 में बने, उन दोनों खंडों में आप कौन सा बेहतर समझते हैं? देखिए, इंदिरा जी का पूरा अगर कालखंड देखा जाए तो उसका किसी भी कालखंड की तुलना ही नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जब बने तब की परिस्थितियां देख लें आप, तब भी विकट परिस्थितियां थी, और लगातार वो विकट परिस्थितियों से ही जूझती रहे उनके पूरे कार्यकाल में। चाहे वो देश के अंदर खाद्यान्न की कमी हो, रोजगार की कमी हो, उसके बावजूद जो है वो उन्होंने बैंकों का नेशनलाइजेशन भी किया, परमाणु शक्ति संपन्न बनाया, पाकिस्तान से भी युद्ध किए। तो ये एक पूरा कालखंड अपने आप में वास्तव
में अविस्मरणीय है। और दूसरा कालखंड अगर आप देखें 1980 से 84 का, तो वहीं 1980 में जाकर के जैसा आपने बताया कि पंजाब के अंदर जो है स्थितियां बहुत बुरी हो चुकी थी और पंजाब के अंदर स्थितियां ये हो चुकी थी कि वो अलग देश की मांग खालिस्तान के रूप में वहां पर मांगने की जो शुरुआत हुई थी, तो वो कालखंड पूरा 1980 से 1984 का इंदिरा जी का जो रहा वो उस समस्या से निपटने में लगा रहा और इंदिरा जी ने उसको काफी हद तक कंट्रोल भी किया। और जब वो स्थिति वहां तक आ गई कि 1984 में जाकर के जो है वो गोल्डन टेम्पल में जिस तरह से गोली वर्षा वगैरह करनी पड़ी, वो लेकिन देश की सुरक्षा के लिए एक आवश्यक कदम था, इसलिए उनको ये करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए, चाहे वो सिख समुदाय के अंदर उस समय नाराजगी थी, फिर भी इंदिरा गांधी जी के दोनों सुरक्षाकर्मी सिख थे, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, दोनों सिख थे। और उनके जो इंटेलिजेंस था इंदिरा जी का, उन्होंने ये राय भी दी थी कि आप सिख कम्युनिटी का आपके प्रति इतना भी आक्रोश है तो आपको जो है वो आपके सिक्योरिटी गार्ड्स बदल देने चाहिए, क्योंकि वो दोनों सिख समुदाय के। लेकिन फिर भी इंदिरा जी ने ये कहा कि नहीं, सिख समुदाय के अंदर ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि मेरा सिख समुदाय के प्रति कोई अविश्वास है। उन्होंने जो किया था वो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी था, इसलिए किया था, बाकी सिख समुदाय के प्रति मेरी कोई दुर्भावना नहीं है। इसलिए उनके इंटेलिजेंस ने ये चेतावनी भी दी थी या राय भी दी थी कि आपको इन दोनों को हटाना चाहिए। फिर भी इंदिरा जी ने सिख समुदाय में विश्वास के लिए बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को अपने सुरक्षाकर्मी से नहीं हटाया, लेकिन हालांकि उन्हीं बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने उनको गोली मारकर। बिल्कुल, दो घटनाएं मुझे याद आती है। जो उनको शूट आउट किया गया 1984 में मिसेस गांधी को, उसके कुछ दिनों पहले उड़ीसा में एक भाषण में उन्होंने कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश को काम आएगा। और दूसरा, अगर एक और उदाहरण 1983 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता तो हमारे सभी खिलाड़ी वहां दिल्ली गए थे। संदीप पाटिल ने लिखा था कि मिसेस गांधी ने उनको बुलाया था प्रधानमंत्री के वहां पे, और संदीप पाटिल को उन्होंने पूछा कि आप क्या खाना चाहेंगे, तो वो खुद पानी पूरी लेके गई, उसको भर के पूरा खिला रही थी। मतलब कहीं न कहीं एक आम पब्लिक के साथ भी काफी उनका जुड़ा था श्रीमती इंदिरा गांधी का। अटल जी के बारे में मैंने आपको बताया कि अटल जी काफी इज्जत करते थे और वो भी अटल जी की काफी इज्जत करते थे। और पार्टी अपनी जगह होती है, लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पर देखें तो मिसेस गांधी का दूसरी पार्टी के नेताओं से भी बहुत ही अच्छे संबंध रहे। और क्या कहना चाहेंगे मिसेस गांधी के बारे में? इंदिरा गांधी जी का जीवन जो है वो हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। जिस तरह से एक संघर्षमयी बालिका अपने आप को जो है वो राजनीति में भी स्थापित करती है, देश का नाम हर तरह से, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से हो, वित्तीय दृष्टि से हो, हर दृष्टि से जो है वो इंदिरा जी ने देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया। और एक समुदाय विशेष में किसी तरह का कोई गलत मैसेज नहीं जाए, इसलिए उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए जो है वो उस समुदाय के अंदर अविश्वास पैदा नहीं हो, ये उन्होंने एक कदम उठाया। तो इंदिरा जी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि किस तरह से एक व्यक्ति को संघर्षों में भी अपने आप को स्थापित रखना है, संघर्ष से घबराना नहीं है और निरंतर संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। यही जीवन है, ये इंदिरा जी ने अपने जीवन से बताया। जी दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे थे भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बारे में, जिनकी की आज जन्मतिथि है 19 नवंबर को। श्रीमती इंदिरा गांधी तो सबसे बेस्ट, तो अगर हम कहें तो वुमेन एम्पावरमेंट का, महिला सशक्तिकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। और कई चीजें हमको उनसे सीखने को मिली, जैसे कि अभी कृष्णा सिंह जी ने कई उदाहरण बताए कि वो चाहे आम पब्लिक की बात की जाए या राजनीतिज्ञों की बात की जाए, ऐसे ऐसे उदाहरण उन्होंने पेश किए कि जो आज भी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही प्रेरणास्पद कहानियां बन सकती हैं, विषय बन सकते हैं। तो एक बार फिर से श्रीमती इंदिरा गांधी की जो आज पुण्यतिथि है, हम उन्हें शत शत नमन करते हैं और पुष्पांजलि करते हैं।